हेलो ऑफिसर्स। अब हम लोग करने जा रहे हैं इकोनॉमी सीरीज के मनी इन बैंकिंग में पार्ट 3। देखो, अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 में समझा कि मनी होता क्या है, मनी के फंक्शन क्या है। पार्ट 2 में हमने देखा कि मनी सप्लाई कैसे बनती है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। तो अब जब ये सारी चीजें आप समझ जाते हो ना, आपने लास्ट लेक्चर में सुना होगा बैंकिंग के बारे में बहुत ज्यादा बात की जा रही थी, बैंक ये करता है, बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएशन करता है। तो सवाल दिमाग में चलता है कि बैंकिंग है क्या, ये सारा पैसा जो है, ये सारा मनी जो है, वो फ्लो कैसे हो रहा है, कौन है जो लोगों से पैसा लेता है और कौन लोगों को पैसा देता है, और कौन इंश्योर करता है कि ये जो बैंकिंग सिस्टम है, ये जो क्रेडिट क्रिएशन है, मनी जिस तरह से मल्टीप्लाई हो रही है, ये जो सिस्टम डेवलप हुआ है, ये सिस्टम कोलैप्स ना करे। ठीक है? और इसी का जवाब आता है बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम। अभी देखो, बात हो रही है बैंकिंग सिस्टम की, तो बैंक क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। बैंकिंग सिस्टम किस लॉजिक पे चलता है ये भी जानना जरूरी है। तो इन्हीं सब चीजों को बात करेंगे आज हम लोग, आज के लेक्चर में। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बैंक होता क्या है। डेफिनेशन नहीं, नॉर्मली जैसे हम बोलते थे ना कि बैंक डिपॉजिट लेता है और बैंक लोन देता है, ठीक है। बट जब आप इकोनॉमिक्स के लिए बैंकिंग को पढ़ते हो ना, जब बैंक का रोल समझते हो, ये बहुत डीप होता है, इसको अच्छे से समझना होता है। बैंक क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है, ठीक है। बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है। ये क्या करता है, इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी का मतलब क्या है कि मतलब एक साइड आप देखोगे कि बैंक के एक साइड में क्या है कि सेवर्स हैं जो पैसा सेव कर रहे हैं, दूसरी साइड में देखोगे बोरोवर्स है जो कि लोन ले रहे हैं। ये क्या करता है? ये बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? बैंक से लोन ले रहा है। दो साइड देखा। अभी इन दोनों के बीच में कौन होता है? इन दोनों के बीच में बैंक होता है। बैंक इनसे भी डील कर रहा है और बैंक इनसे भी डील कर रहा है। अभी देखो, यहाँ जब बीच में बैंक होता है, बैंक कैसे डील कर रहा है? बैंक क्या कर रहा है? इनके सेविंग्स को, ये क्या है? सेविंग्स ही है ना। बैंक क्या कर रहा है कि इनके सेविंग्स को यूज कर रहा है लोन देने के लिए। बैंक इस सेविंग को क्या कर रहा है? मोबिलाइज कर रहा है। अभी जब इस सेविंग को मोबिलाइज करता है, मोबिलाइज करके क्या चीज में कन्वर्ट कर रहा है? क्रेडिट में। ये क्या करता है? इसको क्रेडिट में कन्वर्ट कर देता है। और इसी क्रेडिट में कन्वर्ट करने के क्या 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 होता है? बोरोवर के पास पैसा पहुंचता है और ये पैसा फिर इकोनॉमी में फ्लो करता है। जब बोरोवर के पास पहुंचता है, बोरोवर क्या करता है उस पैसे का? कहीं तो स्पेंड करता होगा, उसके पास नहीं है पैसा तभी तो वो लोन ले रहा है। और लोन लेके भी क्या कर रहा है? स्पेंड कर रहा है, जिससे इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी में फ्लो क्रिएट हो रहा है। सोचो, अगर बैंक ना हो, अगर ये बैंक यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है, हम लोग ये कह रहे हैं कि बैंक को यहाँ से कट कर दिया जाए, सेविंग्स जो है वो किसी इंसान के पास रहेगी और वो कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। और जिनके पास पैसा नहीं है, जो सेव ही नहीं कर पा रहे, जिसके पास इनकम ही नहीं है, वो फिर कुछ खरीद भी नहीं पाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और इन्हीं सब कारणों से क्या होगा? सेविंग्स आइडल रहेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ भी एकदम स्लो हो जाएगा या तो नहीं होगा। इसलिए आप देखोगे तो बैंक क्या है? बैंक बेसिकली एक इंजन है। बैंक क्या है? बैंक इंजन है किस चीज का? इंजन है ग्रोथ का, ठीक है। बैंक क्या करता है? बैंक एक इंजन की तरह काम करता है, किसका? आप इसको लिखो, इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है। इसीलिए बैंक को पढ़ना जरूरी है, बैंक के कोर फंक्शन को समझना जरूरी है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब हम लोग बैंक के कोर फंक्शन को समझेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले मनी समझा, फिर मनी के फंक्शन को समझा, फंक्शन ऑफ बैंक। देखो, बैंक का पहला काम हमने क्या देखा था? वो यहाँ पे डिपॉजिट लेता है, ठीक है। तो पहला काम हम यहाँ पे लिखते हैं डिपॉजिट एक्सेप्टेंस।
हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बैंक का सबसे पहला काम होता है कि वो जो सेव कर रहे हैं मनी को, उनकी सेविंग को डिपॉजिट की तरह अपने पास रखना। ठीक है। अभी देखो, कोई इंसान जैसे देव देव ने क्या किया, अपना 1,000 रुपया बैंक को दिया। ठीक है। अब ये बैंक के पास चला गया, मेरा क्या है, डिपॉजिट है। लेकिन बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है ना। जो अभी 1,000 मैंने बैंक को दिया है, बैंक से जब भी मेरे को जरूरत होगा तो उसको वापस भी करना पड़ेगा, रिटर्न भी करना पड़ेगा। ठीक है। अगर रिटर्न करना पड़ रहा है तो क्या है, ये जो डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ये डिपॉजिट बैंक के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। ये इसके लिए एसेट तो नहीं है। चलो वेरी गुड। यहाँ पे समझ जाओ कि जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट क्या होता है, बैंक के लिए एक लाइबिलिटी होता है। चलो यहाँ तक क्लियर। ठीक है। अभी देखो इसके बाद क्या होगा कि बैंक दूसरा काम करेगा। क्या बैंक काम करेगा, लोन देगा। इसी डिपॉजिट से क्या होता है कि बैंक लोन देता है। ठीक है। अभी जब बैंक लोन देगा तो बैंक क्या करेगा कि इस पैसा को यूज करेगा किसी पर्सन को, जैसे कि पर्सन ए को ये पैसा दिया। ठीक है। इसने क्या किया, इसे 300 रुपए का लोन दिया। अब ये 300 रुपए जो ए के पास आया, ए को भी क्या है कि बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा ना। ये सपोज बैंक है, बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। तो अब 300 रुपया ए के लिए तो लाइबिलिटी है, लेकिन बैंक के लिए क्या है, बैंक के लिए ये लोन जो है एसेट है। ठीक है। अब क्या है, लोन बैंक का एक एसेट है। अब इसी कारण से क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट का टाइप क्या क्या होता है। ठीक है। एक चीज समझ जाओ कि डिपॉजिट बैंक के लिए लाइबिलिटी है और लोन क्या है, बैंक के लिए एसेट है। ठीक है। अभी इतना समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि आखिर टाइप्स क्या क्या होते हैं। जो डिपॉजिट है, आखिर डिपॉजिट का टाइप क्या क्या होता है। देखो, पहला होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बैंक के पास अगर आप पैसा जमा करवाते हो तो बैंक बोलता है आप अकाउंट खुलवाओ। और ये अकाउंट दो तरह का होता है। ठीक है। एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि डिमांड डिपॉजिट भी दो तरह का होता है, एक सेविंग अकाउंट में, एक करंट अकाउंट में। ठीक है। एंड फिर दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट। अब देखो, ये जो टाइम डिपॉजिट है, ये किस किस तरह का होता है, ये बहुत तरह का हो सकता है। ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि बैंक किस तरह का प्रोडक्ट लेकर आती है, किस तरह का टाइम डिपॉजिट ऑफर करती है। ठीक है। इसमें एक आ जाता है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है। जिसको हम लोग एफडी की तरह देखते हैं। और भी बहुत सारे डिपॉजिट होते हैं। एक हमने देखा था आरडी। ठीक है। अभी देखो, ये सब तो चीज ठीक है, डिपॉजिट के बारे में तो ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि दो तरह के डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट में हम देखें कि दो अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इन दोनों में डिपॉजिट किया जाता है। अभी देखो, डिपॉजिट के बिना कभी बैंक लेंड कर पाएगा, कभी किसी को लोन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इसीलिए डिपॉजिट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है बैंक के लिए। ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो दूसरा, कल हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था, हमने देखा था क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है। ये जो क्रेडिट क्रिएशन है, ये क्रेडिट क्रिएशन क्या है, ये क्या कर रहा है। हमने पार्ट टू में देखा था ना कि बैंक सिर्फ और सिर्फ पैसा को सर्कुलेट ही नहीं करता है, वो क्या करता है, पैसा को क्रिएट भी कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन का काम नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मनी क्रिएशन का भी काम कर रहा है। मनी क्रिएशन का भी काम कर रहा है। ठीक है। हम यहाँ पे बैंक का डुअल नेचर देख रहे हैं, डुअल काम देख रहे हैं। अभी देखो, क्रेडिट क्रिएशन में क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन का काम कैसे करता है। अगर हमने देखा था तो क्रेडिट क्रिएशन का काम होता है दो तरीके से। ठीक है। अभी हम समझेंगे ये दो तरीका क्या क्या है। पहले तो देखो, वो क्या करता है, एक फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि जो भी पैसा उसके पास डिपॉजिट है उसमें से कुछ रिजर्व में रखता है और फिर वो बाकी दूसरों को लोन दे देता है। ठीक है। और एक होता है सिस्टम वाइड
प्रोसेस। ये बैंक के अंदर बैंक को लोन देने का काम है, इसमें हम लोगों को ज्यादा नहीं जाना है। ठीक है, हम इस चीज को ज्यादा नहीं देखें, हमें इस चीज पर फोकस रखना है। ठीक है, कि फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, अब इसके थ्रू वो क्या होता है, मनी क्रिएट करने का काम करता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई एक सिंगल बैंक हो, जैसे कि अकेला बैंक हो किसी कंट्री में और वो पूरा का पूरा काम कर ले, ऐसा नहीं होगा। इतना बड़ा पॉपुलेशन वो कभी भी अकेले नहीं कर सकता। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे बैंक होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बैंक मिलकर साथ में काम कर रहे होते हैं और सब सेम फंक्शन कर रहे होते हैं और सब कुछ इसी फंक्शन पर डिपेंड होता है। और इसी फंक्शन के कारण क्या होता है, मनी एक्सपेंड करती जाती है, मनी एक्सपेंड करती है। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। चलो, अब हम लोगों ने पहला देखा डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का काम, दूसरा देखा क्रेडिट क्रिएशन का काम। अब हम लोग तीसरा देखेंगे लैंडिंग का काम, जिसमें वो क्या करती है, लोन देती है। अब देखो बैंक किसको किसको लोन देती है, बैंक इंडिविजुअल को लोन देती है, बैंक बिजनेसमैन को लोन देती है, बैंक गवर्नमेंट को लोन देती है। अभी देखो ना, लोन देने का भी ना फॉर्म होता है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में बैंक लोन दे रही है। अभी किस किस फॉर्म में लोन दे रही है, पहला होता है टर्म लोन। देखो हमने इतना ज्यादा इसमें डीप नहीं जाना है। ठीक है, दूसरा होता है कैश क्रेडिट, नाम से ही सब कुछ समझ में आ रहा है। And फिर आप एक देखोगे ओवरड्राफ्ट। तो इस तरह से कुछ कुछ फॉर्म्स होते हैं लोन का। अभी क्या है ना कि अब हम समझेंगे ये जो लोन दिया जा रहा है, ये जो लैंडिंग है, ये क्या कर रहा है। ये लैंडिंग बेसिकली एक इंटरेस्ट इनकम जनरेट करती है। जितने भी लोन दिए जाते हैं ना, सब पर इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं। और ये इंटरेस्ट क्या होता है, इनकम का काम करता है। किसके लिए, बैंक के लिए। बैंक के लिए ये इनकम का काम करता है। और ये जब इनकम जनरेट कर रही होती है, और इसी के कारण क्या होता है, जब बैंक के पास खुद का इनकम आने लगता है, पहले वो क्या था, डिपॉजिट पे बेस्ड थे, अभी क्या है, उसके पास खुद का भी इनकम आने लगता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो और ज्यादा फर्दर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेगी। और ये कैसे होगा, देखो बैंक क्या करेगा, फर्दर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, मनी और ज्यादा सर्कुलेट करने लगी और मनी क्रिएशन हमारा बढ़ जाएगा, हमारा मनी सप्लाई जो है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो ये तो था लैंडिंग का काम। इसके बाद क्या करती है, इसके बाद आप देखोगे ये पेमेंट सर्विस भी देती है, पेमेंट सर्विस भी देती है। अब पेमेंट सर्विस कैसे देती है, देखो मॉडर्न इकोनॉमी जो है ना, वो कैश पे नहीं चलती। आज के टाइम पे आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ हम कैश यूज नहीं कर रहे, हम बहुत सारे अदर थिंग भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि चेक यूज करते हैं। ठीक है, हम और क्या यूज कर रहे हैं, हम डिजिटल पेमेंट यूज कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट, जिसमें कैश का यूज ही नहीं होता, हम यूपीआई कर देते हैं। हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ठीक है, इसमें हम क्या होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा देते हैं, बस कुछ नहीं करना पड़ता है, ना ही आप खुद पैसा लेके चलते हो ना कुछ, खुद ही आपके अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। इसके बाद आप देखोगे कि ये सारे जो पेमेंट है, इन सब में यूज देखोगे कि जैसे डिजिटल पेमेंट होता है, इसमें फोन का यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है, इसमें कार्ड का यूज हो रहा है। और ये सारी चीज ना कौन सर्विस, ये सारी सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी सर्विस बैंक प्रोवाइड कर रहा है। और इससे क्या होता है ना, इस चीज से फायदा क्या होता है, जब आप इस तरह इसमें कैश का यूज नहीं होता है, क्या होता है, इससे जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ना, वो कम हो जाता है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट ये कम हो जाता है। और मनी का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मनी ये बढ़ जाता है। ऑलरेडी हमने देखा है ये कैसे हो रहा है। ठीक है, कि वेलोसिटी का बढ़ रहा है और साथ में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता जा रहा है। अभी देखो क्या है ना कि बैंक की काम को हमने देख लिया है, बैंक कैसे काम करता है ये देख लिया है। लेकिन क्या है कि इन सब काम के साथ साथ क्या होता है ना, अगर बैंक को खुला छोड़ दिया जाए तो वो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट कर देगी। ठीक है, और हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से काम करना स्टार्ट कर दे, जिससे क्या होगा, ये बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और आपको भी पता है, अगर किसी भी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा तो उसकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि बैंकिंग रेगुलेशंस लाए जाते हैं, बैंकिंग रेगुलेशंस। अभी देखो हमने ये तो देखा कि बैंकिंग रेगुलेशन लाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है।
कि बैंकिंग रेगुलेशन लाए गए, ये भी जानना जरूरी है कि बैंकिंग रेगुलेशन क्यों लाए गए, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, अभी देखो, अपने आप से भी एक आप सवाल पूछ के देखो, अगर बैंक इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो मनी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं, तो आखिर उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? उसको कंट्रोल करेगा कौन? बैंक क्या करता है? बैंक बेसिकली पब्लिक का पैसा अपने पास रखता है, जो पॉपुलेशन है, जो नॉर्मल लोग हैं, उनका पैसा अपने हाथ में रखता है। और अगर बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाता है तो पूरी की पूरी इकॉनमी, हमने देखा, हिल जाएगी, हमारा पैसा क्या होगा? डूब जाएगा। और इसीलिए बैंकिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, और फिर देखो, बैंक को रेगुलेट किया जा रहा है, ये वर्ड तो हम समझ जाते हैं, लेकिन बैंक को रेगुलेट करता कौन है? कौन है जो बैंक को रेगुलेट कर देगा? तो इसी में क्या होता है ना, हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे प्राइमरी रेगुलेटर। एक मिनट, हाँ, प्राइमरी रेगुलेटर। अभी देखो, ये प्राइमरी रेगुलेटर कौन होता है? प्राइमरी रेगुलेटर होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है? देखो, सबसे पहले बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना है। ये जो जितने भी बैंक हैं, ठीक है, इन सारे बैंक को बैंकिंग का लाइसेंस कौन देता है? आरबीआई। बैंकिंग सिस्टम के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? आरबीआई। जब भी आरबीआई को लगता है कि कोई बैंक में किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी हो रही है, किसी भी तरह से वहां पे जो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो टाइम टाइम पे इंस्पेक्शन भी करता है। ठीक है, साथ ही देखोगे, अगर पाया जाता है कि वो किसी भी तरह की गलत एक्टिविटीज में या रूल्स रेगुलेशन को वायलेट करने में पाया जाता है, तो इस पे पेनल्टीज भी लगाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन करता है? ये सारी चीजें करता है आरबीआई। देखो, यहाँ पे बात हो रही है रेगुलेशंस की, यहाँ पे बात ओनरशिप की नहीं हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आरबीआई किसी भी बैंक का ओनर नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन लगाता है। ठीक है, अभी देखो क्या है ना, कि जब हम ये समझ गए कि ओनरशिप और रेगुलेशन ये दो चीज है, ठीक है, और यहाँ पे आरबीआई क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन का काम कर रहा है। ठीक है, और कौन है? इसी में एक और प्राइमरी रेगुलेटर आता है, वो है गवर्नमेंट। ठीक है, अभी गवर्नमेंट क्या करता है? देखो, जिस तरह से बैंक होते हैं ना, बैंक के भी दो तरह की चीजें, हम लोग क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी में है। ठीक है, जहाँ पे सोशलिस्ट फीचर भी है और कैपिटलिस्ट फीचर भी है, इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट बैंक भी है, ठीक है, एंड पब्लिक बैंक भी है। पब्लिक बैंक भी है। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरह के बैंक है। और गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो पब्लिक बैंक है इसको ओन करती है। पब्लिक बैंक के ओनर होते हैं, पब्लिक बैंक के ओनर होता है कौन? गवर्नमेंट। ठीक है, ये इसको ओन करती है, लेकिन इसमें भी आपको एक चीज समझना है, ये सिर्फ ओनर होते हैं, लेकिन रेगुलेशन का काम भी कौन कर रहा होता है? आरबीआई। इन सारे बैंक को भी रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेशन बाय आरबीआई। यहाँ पे इनको रेगुलेट भी करने वाला जो है वो आरबीआई है। अभी देखो, आरबीआई इतना बड़ा प्राइमरी रेगुलेटर है, ठीक है, आखिर इसको इतना पावर आया कहाँ से? किसी कंट्री में गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावर है बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई के पास, तो आरबीआई का पावर कहाँ से आया? आरबीआई पावर सोर्स। देखो, आरबीआई अपनी मर्जी से पावर यूज नहीं करता है, आरबीआई को भी एक लीगल बेस है। अभी ये लीगल बेस कैसे, हम लोग इस पे बात करते हैं। ये लीगल बेस क्या है? देखो, सबसे पहले समझो, एक आरबीआई एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934। ये वो एक्ट है जिससे आरबीआई को बनाया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया है। इसके बाद एक और एक्ट है, वो क्या है? वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, देखो, आरबीआई के पास ये दो एक्ट है, ठीक है, एक देखा हमने 1934 और एक देखा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1940। अभी देखो, इन दोनों को समझते हैं, क्योंकि ये दोनों समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मिनट, हाँ,
पहले हम बात करते हैं आरबीआई एक्ट 1934। आखिर ये क्या है? देखो, मेन क्या होता है ना कि ये आरबीआई का बेसिकली प्राइमरी एंड फंडामेंटल पावर सोर्स है। अभी देखो क्यों फंडामेंटल एंड प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं? जैसे आरबीआई करेंसी इशू कर रहा है, ठीक है? अच्छा, क्यों करेंसी इशू कर रहा है? क्योंकि करेंसी इशू करने का एक्सक्लूसिव पावर जो है ना, एक मिनट, करेंसी इशू करने का एक्सक्लूसिव पावर आरबीआई के पास है। आरबीआई एक्ट 1934 के कारण आरबीआई के पास जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करने का जो पावर होता है, ये भी इसको आरबीआई एक्ट 1934 से मिलता है। हम लोग जो रेपो रेट के बारे में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़े हैं, हम लोग जब आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये जो टूल्स हैं, ये सारे टूल्स जो ये यूज कर रहा है, ये सब का पावर उसको बेसिकली आरबीआई एक्ट 1934 से मिलता है। अभी देखो, इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट के बैंकर का रोल भी प्ले करता है, और ये पावर भी उसको आरबीआई एक्ट 1934 से मिलता है। ठीक है, ये सब चीज कहाँ से मिल रहा है? ये सारे पावर उसको 1934 से मिल रहा है। अभी देखो, और जो हमने दूसरा देखा था, क्या देखा था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अभी देखो क्या है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये कब आया? ये हमें फ्रीडम मिलने के बाद आया। और ये क्या है? ये उससे पहले आया था, ये 1934 में आया था। तो आरबीआई का जो कोर एग्जिस्टेंस है और उसका मॉनेटरी अथॉरिटी जो है, इसका जो रोल बताता है, ये रोल कौन बताता है? ये रोल हमें बताता है आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, उसे क्यों बनाया गया था, उसका कोर एग्जिस्टेंस क्यों था, उसका रोल क्या था, इन सबको बताता है हमें आरबीआई एक्ट 1934। लेकिन देखो कि जब हम आजाद हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ना एक प्रॉब्लम आती है कि उसके बाद बहुत सारे बैंक खुलने स्टार्ट होते हैं, और बैंक रेगुलेशन का जो प्रॉब्लम है ना, वो आना स्टार्ट हो जाता है। और इसी के कारण क्या होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाया जाता है, और बैंकिंग रेगुलेशन का एक लीगल बेस क्रिएट किया जाता है इस एक्ट से। अभी देखो क्या है, यहाँ पे कहीं पे देख रहे हो कि ये बोला जा रहा है आरबीआई बैंक्स को कंट्रोल कर रहा है? कहीं पे भी इस तरह की बातें की गई है? नहीं की गई है। लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आप क्या देखोगे, इस एक्ट से आरबीआई को क्या मिल रहा है? जो भी कमर्शियल बैंक है, ठीक है, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, इन सबको रेगुलेट एंड सुपरवाइज, ये दोनों का काम आरबीआई को दे दिया जाता है। इसी एक्ट से क्या होता है, जो भी बैंक को लाइसेंस मिल रहा है, ठीक है, आप देखते हो ना लाइसेंस, ये सारे लाइसेंस इसी एक्ट के कारण वो दे पा रहा है। जो भी न्यू बैंक्स बनेंगे, ठीक है, और जो भी पुराने बैंक के होंगे, ठीक है, उन सारे बैंक को लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है। कौन कर सकता है? आरबीआई। अभी देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए बैंक बनते हैं, ब्रांचेस भी जब खुलते हैं ना, उन सब में भी आरबीआई का पावर होता है। तो हमें यही सब समझना है। अभी देखो क्या है, जो भी बैंक खुलेंगे, ठीक है, उन सारे बैंक में कैपिटल मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, इन सब के ऊपर भी क्या है, आरबीआई का कंट्रोल होता है। चाहे बैंक के अंदर इंस्पेक्शन का बात हो, ऑडिट का बात हो, या फिर कोई भी करेक्टिव एक्शन के बारे में बात हो, ये सब चीजों में आरबीआई पावरफुल है। तो आरबीआई बैंक बेसिकली, जब हम आरबीआई एक्ट 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 देखते हैं, इस समय में क्या देखने को मिलता है? इस टाइम पे हमें ये पता चलता है कि आरबीआई बैंक्स को किस तरह से रेगुलेट करेगा, उसके पास कौन सी अथॉरिटी होगी,
ये सारी चीजें उसको 1949 से पता चल जाता है, 1949 से मिल जाता है। ठीक है। आरबीआई बैंक को क्या कर रहा है? आरबीआई एक्ट के थ्रू रेगुलेट नहीं कर रहा है, आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट कर रहा है बिकॉज ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ये बहुत बेसिक है और ये कंफ्यूज भी करता है लोगों को। देखो, ये तो दो पावर सोर्स थे, लेकिन इसके अलावा भी एक पावर सोर्स है। क्या है? एक हम देख लेते हैं, थर्ड। ठीक है। ये है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं फेमा एक्ट। अभी देखो, ये इतना लेट क्यों लाया गया, 1999 में क्यों लाया गया? ये तो आप लोग में बहुत सारे होंगे जिनका बर्थ ईयर होगा। उसका रीजन क्या है? देखो, 1991 से पहले हमारी जो कंट्री थी, वो कंट्री क्या है कि बहुत लिमिटेड लेवल पे फॉरेन ट्रेड करती थी। ठीक है। बेसिकली हमारी इकोनॉमी ग्लोबलाइज नहीं हुई थी, हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज नहीं हुई थी। ठीक है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी प्राइवेटाइज नहीं हुई थी। तो इसीलिए आप देखोगे 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये एक्ट आने के बाद क्या होता है ना कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन मनी बहुत ज्यादा आना स्टार्ट हो जाता है इंडिया में। और इस कारण से क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इसीलिए आरबीआई को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि आप फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करो। और उसके लिए फिर एक एक्ट बना दिया जाता है, क्योंकि आरबीआई को जो भी पावर मिल रहा है वो एक्ट के थ्रू मिल रहा है। तो इसीलिए एक और एक्ट बनता है जिसका नाम होता है फेमा एक्ट। अभी देखो, यहाँ से क्या होता है, फेमा एक्ट बनने के बाद क्या होता है? फेमा एक्ट बनने के बाद क्या होता है ना कि जो फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सटर्नल सेक्टर है, इन सब के ऊपर भी क्या होता है, आरबीआई का पावर हो जाता है। अभी देखो, इस एक्ट से आरबीआई को मिल क्या रहा है, आप देखोगे इस एक्ट से क्या हो रहा है कि आरबीआई जो भी फॉरेन ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इन सबको रेगुलेट कर पा रहा है। इसी एक्ट के कारण क्या हो रहा है, जो कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, इन सब के ऊपर भी आरबीआई का कंट्रोल देखने को मिलता है। ठीक है। और फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, इस पे भी आरबीआई का कंट्रोल दिखता है। जो भी ऑथराइज डीलर होते हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, इन सारे डीलर्स को भी रेगुलेट करने का पावर होता है आरबीआई के पास। रेगुलेशन ऑफ ऑथोराइज्ड डीलर, देख रहे हो कितना पावर है इसके पास। और इन सब, ये पावर इनको क्यों दिया गया? ये पावर इसलिए दिया गया ताकि एक एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इंश्योर की जाए। ठीक है। अभी देखो, फेमा एक्ट जो है ना, एक तरह का देखोगे तो ये मैनेजमेंट एक्ट है। ठीक है। ये मैनेजमेंट एक्ट है। यहाँ पे मैनेजमेंट के जो भी प्रोविजंस है, वो सब प्रोविजंस यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का पनिशमेंट एंड जो कंट्रोल होता है, ये आरबीआई के पास नहीं होता है। तो ध्यान रखना, जब इससे क्वेश्चन आए ना फेमा एक्ट से रिलेटेड, तो आप ध्यान रखना जब पनिशमेंट की बात होगी या कंट्रोल की बात होगी, इन सब में आरबीआई के पास पावर नहीं होता। ठीक है। इन सब से रिलेटेड फेमा एक्ट 1919 में बात नहीं की गई है। तो बस ये ध्यान रखना, इतना सा जरूरी है और कुछ नहीं। ठीक है। तो पता क्या चलता है कि जो एक्ट मेरा पहला है, आरबीआई एक्ट 1934, इस एक्ट से क्या होता है, इसे करेंसी इशू और मॉनेटरी अथॉरिटी का रोल मिलता है। ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से क्या होता है कि यहाँ पे जो भी बैंकिंग सिस्टम है, इसको रेगुलेट कैसे करना है, रेगुलेटर का काम दे दिया जाता है आरबीआई को। और जो हमने थर्ड देखा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब कि फेमा एक्ट 1919, इसमें क्या होता है, इसमें आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने का काम मिलता है, मतलब इसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर बना दिया जाता है। ठीक है। तो ये सारे क्या है, पावर सोर्स है। ठीक है।
अब देखो हम लोग ने बैंक के बारे में बात किया, बैंक क्या होता है इस बारे में बात किया, और आरबीआई के बारे में थोड़ा इंट्रो बस देखा है। अभी आरबीआई के बारे में हम पूरा एक लेक्चर लेके आएंगे जिसमें आरबीआई के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है। अभी देखो जब बैंक्स देख लिए तो आखिर क्लासिफिकेशन क्या है बैंक का ये भी देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक। देखो ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए, लोगों को लगता है कि कैसे ही याद किया जाए, इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है। ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है ना ये अलग अलग बेसिस पर किया गया है। ठीक है। अभी टाइप्स कैसे याद रखना है, कैसे समझना है, इसको इस तरह से देखो। जैसे कि एक होता है शेड्यूल्ड बैंक, एक होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो शेड्यूल में होना एक बेसिस बना दिया गया है, जिसके बेसिस पे ये किया गया। एक होता है ओनरशिप बेस्ड क्लासिफिकेशन जिसमें हम लोग प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक ये देखते हैं। फिर एक होता है आप देखोगे फंक्शनल और स्पेशलाइज्ड बैंक, वहां पे फिर उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अलग अलग बेसिस में यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है इस चीज को समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल्ड बैंक या और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है। तो पहला क्या होता है, शेड्यूल्ड बैंक वर्सेस नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है। अभी देखो ये जो शेड्यूल्ड बैंक है इसका काम क्या होता है, और नॉन शेड्यूल्ड बैंक है इसका काम क्या होता है, और ये किस तरह से क्लासिफाई किए गए हैं, इसका बेसिस क्या है। देखो जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं ना वो आरबीआई एक्ट के, ठीक है, वो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होते हैं। ठीक है। अभी देखो और जो नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं वो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं होते। बस इतना सिंपल है। अगर वो शेड्यूल्ड है तो यहाँ पे आरबीआई जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो सारी फैसिलिटी शेड्यूल बैंक को मिलेगी। अभी कैसी फैसिलिटी, देखो यहाँ पे क्या है, रेपो, ठीक है, या फिर रीफाइनेंस, अगर बैंक के पास फाइनेंस की कमी हो गई है तो उसे रीफाइनेंस चाहिए, इस तरह की फैसिलिटी कौन देगा, इस तरह की फैसिलिटी आरबीआई प्रोवाइड करवाएगा। बोलते हैं ना आरबीआई का लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। जब बैंक को कोई भी लोन नहीं देता तो बैंक आरबीआई के पास जाता है, कहता है कि सर अब आप ही हो मेरे कर्ता धर्ता, आप मुझे लोन दो। उस टाइम पे क्या करता है ये, बैंकर ऑफ द ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट बन जाता है बैंक्स के लिए। ठीक है। अभी देखो नॉन शेड्यूल बैंक जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, स्मॉल साइज। आप देखोगे इसके पास लिमिटेड एक्सेस होता है आरबीआई का, एक्सेस ऑफ आरबीआई। इतना सा डिफरेंस अगर आप याद रखते हो आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। लेकिन आज के टाइम पे देखोगे ना, आज के टाइम पे हर एक बैंक, जितने भी बैंक है लगभग लगभग बैंक सारे बड़े बन चुके हैं। ठीक है। तो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट जितने भी मेजर बैंक है वो सारे क्या है, शेड्यूल्ड बैंक है। ठीक है। वो सारे आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है। तो ये तो बेसिस था, शेड्यूल वर्सेस नॉन शेड्यूल। अब है ओनरशिप बेस्ड क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या है, ओनरशिप ओनरशिप बेस्ड क्लासिफिकेशन। अभी देखो जब हम ओनरशिप बेस्ड क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है पब्लिक बैंक। ठीक है। इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक। इसे बैंड लिखा जा रहा है मेरे से, सॉरी, बैंक, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पीएसबीज। ठीक है। ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं यहाँ पे क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ जो ओनरशिप होता है ना, मेजोरिटी ओनरशिप मतलब 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग किसके पास होती है, वो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है। इन सबको देखोगे हमेशा, इन सारे बैंक में इन सारे बैंक का यूज फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए किया जाता है, प्लस पीएसएल फोकस होता है। अभी आप बोलोगे पीएसएल फोकस क्या होता है, सबसे पहले दिमाग में उतर जाएगा ना कि पीएसएल का मतलब क्या होता है। ठीक है। अभी देखो एक चीज समझना है इसके लिए कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उन सबका काम क्या होता है।
वो लोग क्या करते होंगे? पब्लिक सेक्टर जो भी बैंक होते हैं, उनका काम सेम बैंकिंग का ही है, ठीक है? जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंक काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है, उस बैंक से जो भी प्रॉफिट हो रहा है, वो सारे प्रॉफिट किसके पास जा रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएँगे। और ये जो पीएसएल है ना, पीएसएल का मतलब होता है, आप देखोगे, एक वर्ड आपने सुना होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है? इन सारे बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर में रखा जाता है लेंडिंग के लिए। इस इन सब पर फोकस किया जाता है। आरबीआई क्या करता है, इन बैंक को डायरेक्ट करता है कि अपने टोटल लेंडिंग का एक मिनिमम हिस्सा जो है, वो कहाँ पे आपको देना है? वो उस एरियाज़ में देना है, उन सेक्टर में देना है, जिसको गवर्नमेंट प्रायोरिटी सेक्टर मान के चलती है, जिनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को काम करना है। और आप जानते हो कि ये एक क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या करेगा कि पब्लिक वेलफेयर के लिए जितना हो सकेगा, वो काम करेगा। इसीलिए इसका जो फोकस होता है, प्रॉफिट कमाने के साथ-साथ पीएसएल फोकस होता है, प्रायोरिटी सेक्टर को लेंड करने के लिए होते हैं, ठीक है? अभी क्या होता है कि प्राइवेट बैंक जो होते हैं ना, वो अपने प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं, जहाँ पे उनको प्रॉफिट कम मिलता है, उनको दिखता है यहाँ पे प्रॉफिट कम है, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में लेंड नहीं करते हैं। वो वहाँ पे लेंड करते हैं जहाँ से उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। और प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, ये सारे वैसे बैंक होते हैं, जो कि पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, कंट्री के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, वो लोग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है? अभी इनका भी रेगुलेशन कौन करता है? बैंक्स हैं, तो बैंक का भी रेगुलेशन कौन करेगा? आरबीआई करेगा, ठीक है? चलो, ये तो था पब्लिक सेक्टर। अब हम देखते हैं इसी में दूसरा, और ये क्या है? ये है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है, ओनरशिप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास, प्राइवेट एंटिटी के पास होती है। एक मिनट, प्राइवेट शेयर होल्डर, ठीक है? ये इसका ओरिएंटेशन क्या होगा? ये किस चीज पर फोकस करेगा? प्राइवेट है तो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, ओरिएंटेड। साथ ही साथ इसका भी रेगुलेशन कौन करेगा? आरबीआई करेगा, रेगुलेशन आरबीआई करेगा। देखो, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। अब हम मेरे पास तीसरा है, फॉरेन बैंक्स। ये जो फॉरेन बैंक्स हैं, ये क्या कर रहे होंगे? फॉरेन बैंक्स बेसिकली ऐसे बैंक हैं जो कि आउटसाइड इंडिया बेस्ड होते हैं, ठीक है? और ये इंडिया में ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है? ये इसमें जो ओनरशिप होती है, वो फॉरेन एंटिटी की होती है, लेकिन ये क्या है? इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। और इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पर भी आरबीआई के जो रेगुलेशन है, वो इनके ऊपर भी अप्लाई होगा। आरबीआई रेगुलेशन फुल्ली एप्लीकेबल, ठीक है? तो अगर यहाँ पे बात आया जाएगा कि यूपीएससी क्या करता है ना, कभी-कभी ट्रैप में फँसाता है कि फॉरेन ओनरशिप जो होती है, कि फॉरेन ओनरशिप में क्या होगा कि आरबीआई का रेगुलेशन, आरबीआई इसमें उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है रेगुलेशन के मामले में, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इंडिया में कोई भी बैंक ऑपरेट कर रहा है, आरबीआई से बड़ा कोई भी वहाँ पे रेगुलेटर नहीं हो सकता है, ठीक है? चलो, ये तो था अभी तक बेसिस, हम क्या देख रहे थे? ओनरशिप बेसिस। अब हम लोग देखेंगे तीसरा। ये जो तीसरा बेसिस है, ये है फंक्शनल और स्पेशलाइज्ड बैंक। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो फंक्शनल एंड स्पेशलाइज्ड बैंक है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर उस तरह के बैंक होते हैं, जैसे कि पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इस तरह के बैंक आते हैं। तो चलो हम लोग उन सब के बारे में भी बात करते हैं। देखो, इसमें जो पहला टाइप होगा, ये हम देखते हैं पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक क्या होते हैं? खैर, इनको तो बैंक ही नहीं बोलना चाहिए, बट ये बैंक बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये डिपॉजिट भी लेना है और
लोन भी देना है, ये दोनों काम होता है। लेकिन ये जो स्पेशलाइज्ड और हमारे फंक्शनल बैंक है, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा दोनों का दोनों फंक्शन नहीं कर रहे होते, ये एक फंक्शन करते हैं। ठीक है, अभी देखो हर में नहीं है, हर में अलग अलग फीचर है। अभी हम लोग पेमेंट बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। पेमेंट बैंक में क्या है, ये डिपॉजिट तो लेते हैं, ठीक है, ये डिपॉजिट तो लेते हैं, लेकिन ये लेंडिंग नहीं कर सकते, ये लोन नहीं दे सकते। क्या है, लेंडिंग नहीं कर सकते। अभी इन सारे बैंक को तब बनाया क्यों गया है, जब ये बैंक का पूरा काम ही नहीं कर रहा है? इन लोगों को इसलिए बनाया गया है ताकि डिजिटल पेमेंट जो है ना, वो इंडिया में फास्ट होता जाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट में इंक्लूड हो सकें। ठीक है, इनको इंक्लूजन फोकस होके बनाया गया है, इंक्लूजन फोकस्ड बैंक। ये तो था पेमेंट बैंक के साथ। देखो हम बेसिक बता रहे हैं, इससे ज्यादा आपको बुक में मिलेगा, जहां से जितनी जरूरत भी नहीं है, यूपीएससी इतना डीप में जाके नहीं पूछता। दूसरा, स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखो नाम में ही छिपा हुआ है सब कुछ। ये क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, छोटे छोटे फाइनेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या है ना, यहाँ पे ये डिपॉजिट भी लेता है, ये लेंडिंग भी करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, डिपॉजिट भी ले रहा है, ये लेंडिंग भी कर रहा है। लेकिन इसका जो फोकस होगा ना, वो एकदम स्मॉल लेवल पे होगा, स्मॉल बोरोवर्स प्लस स्मॉल डिपॉजिटर्स। अभी ये कैसे है, देखो क्या है ना, कि यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं, बहुत छोटे छोटे अमाउंट में पैसा भी जमा करते हैं। जैसे कि कोई डेली 10 रुपए कर रहा है, कोई डेली 20 रुपए कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो बोरोवर्स होते हैं, वो भी छोटे छोटे होते हैं। उन लोगों को 10,000, 15,000, 20,000, इतना ही अमाउंट, इसी तरह के छोटे-छोटे अमाउंट का लोन का नीड होता है। ठीक है? और इसीलिए इसको हम स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलते हैं। अभी देखो तीसरा हम टाइप इसमें और देखते हैं, ये है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। नाम पढ़ो और काम समझो। ये क्या है? किसी रीजनल और गांव वाले एरिया, मतलब रूरल एरिया, गांव वाला एरिया के बारे में बात हो रहा है। इसका मेन फोकस क्या होगा? इसका मेन फोकस क्या होता है कि रूरल एरियाज में, मतलब कि गांव वाले एरियाज में क्रेडिट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लोन दिया जाए। इसका फोकस वो होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता था ना, पहले गाँव के एरियाज़ में ज़मींदार और जो छोटे-छोटे व्यापारीज़ होते थे, वो लोग क्या करते थे ना, लोगों को लोन देते थे और लोन के साइकिल में ऐसा फँसाते थे कि उसकी पूरी की पूरी संपत्ति, पूरी की पूरी ज़मीन हड़प लेते थे। जिसके कारण क्या हुआ कि छोटे-छोटे गाँव में लोन कैसे पहुँचाया जाए, छोटे-छोटे अमाउंट का लोन कैसे पहुँचाया जाए जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए और लोगों को दिक्कत ना हो। उसके लिए बनाया गया था रीजनल रूरल बैंक। ठीक है? और इसका जो फ़ोकस है, देखो, पहले तो हम ओनरशिप के बारे में बात करते हैं कि इसका ओनरशिप कहाँ होता है। देखो, इसका ओनरशिप सेंटर में भी होता है, ठीक है? इनका ओनरशिप स्टेट में भी होता है और कभी-कभी इस तरह के बैंक का ओनरशिप कोई स्पॉन्सर बैंक भी कर रहा होता है। तो ये मत कन्फ्यूज़ होना कि इसका ओनरशिप सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंटर ही करता है, ठीक है? कोई स्पॉन्सर बैंक भी हो सकता है। जैसे कि देखो आरबीआई एसबीआई चाहे तो किसी आरआरबी को स्पॉन्सर कर सकती है, तो उसके पास भी इसका ओनरशिप हो सकता है। ठीक है? तो ये हम देख सकते हैं कहाँ पे? ये हम देख सकते हैं रीजनल रूरल बैंक में। ठीक है? ओके। अब हम देखते हैं इसके बाद एक और बैंक। क्या होगा ये? कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक। फिर ये कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? देखो नाम में ही समझो सब कुछ। इसके जो प्रिंसिपल्स होता है ना, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं। अब कोऑपरेटिव का मतलब जानते हो तो आपको कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है? और जो जितने कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, इनमें क्वेश्चन आता है रेगुलेशन का, कि इनको कौन रेगुलेट कर रहा है। ठीक है? तो कोऑपरेटिव में देखोगे डुअल रेगुलेशन होता है। क्या होता है? डुअल रेगुलेशन। आरबीआई भी इनको रेगुलेट कर रही होती है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट भी इनको रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है? आरबीआई किस चीज में रेगुलेशन करेगी? आरबीआई का पावर बैंकिंग किससे रिलेटेड है, तो वो बैंकिंग में रेगुलेशन करेगी। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पे करेगी? वो मैनेजमेंट में करेगी। ठीक है? तो स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर होता है वो मैनेजमेंट तक होता है। ठीक है? और इस पे तो क्वेश्चन आ भी चुका है।
रेगुलेशन के ऊपर। यहाँ पे यूपीएससी ट्रैप बना भी चुकी है कि कोऑपरेटिव बैंक पे डुअल। ठीक है, चलो ये तो था अभी तक कि आखिर क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है बैंक का। अभी देखो ये सब समझ गए हैं, तो हम देखते हैं कि इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। देखो इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है ना वो एक पिरामिड की तरह है। पिरामिड जानते हो ना, इस तरह के से। ठीक है, और इसमें जो एकदम ऊपर बैठा हुआ है वो कौन है, बीच में बैठा हुआ कौन है, यही चीज हमें समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे अपर लेवल में किसको देखते हैं, जो सबसे एपेक्स लेवल पे है। ठीक है, आरबीआई यहाँ सबसे बड़ा पावर होता है, और ये क्या करता है, इसके पास मॉनेटरी ऑथोरिटी है, साथ में ये रेगुलेटर भी होता है। ठीक है, ये दो काम करता है कौन, आरबीआई। इसके बाद क्या होता है, अपेक्स लेवल के बाद दूसरे नंबर पे जो आता है, ठीक है, ये होता है कमर्शियल बैंक। एक मिनट रुक जाओ, मेरा ईयरफोन। दूसरे नंबर पे होता है कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक के बारे में हमने देखा कि वो क्या है। कमर्शियल बैंक क्या होता है, एपेक्स लेवल पे आरबीआई। कमर्शियल बैंक लेवल पे कौन होता है, कमर्शियल बैंक लेवल पे आप देखोगे पीएसबीज होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं। ठीक है, एंड फॉरेन बैंक होते हैं। ये क्या है, ये हायरार्की है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, और क्या हुआ, ये जो सिस्टम है ना, यहीं से बेसिकली मैक्सिमम क्रेडिट फ्लो होता है। मैक्सिमम क्रेडिट का जो फ्लो होता है आप देखोगे वो कमर्शियल बैंक से ही होता है। ठीक है, एंड ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, एपेक्स लेवल पे आरबीआई बैठा है, फिर कमर्शियल बैंक लेवल पे देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट बैंक है, फॉरेन बैंक है। अभी इन्हीं सब में क्या होता है ना, सपोर्टिंग लेयर दिए गए हैं। कौन है सपोर्टिंग लेयर, जो हमने अभी बैंक का देखा ना, पढ़ा ना, टाइप क्लासिफिकेशन पढ़ा ना, इसी में क्या होता है, इन लोगों को सपोर्टिंग लेयर में क्या मिला हुआ है, दिखाता हूं मैं। सपोर्टिंग लेयर में मिला हुआ है आरआरबी। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। यहीं पे है कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। और इन सब का जो मेन मोटिव है, इन सब का मेन मोटिव होता है कि बेसिकली जो रूरल एरियाज हैं, ठीक है, इन सब में फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचाना। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचाना, इन्हीं मोटिव से ये सब बनाया गया। तो ये तो था सपोर्टिंग लेयर। बट आजकल एक नया टर्म है, क्या टर्म है, कि सर ये नीस बैंक क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक क्या होते हैं। तो चलो इनके बारे में भी समझते हैं, फिर आते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक। ठीक है, जिनको हम लोग नीस बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो इनका मेन मोटिव क्या होगा, ये क्यों होंगे, ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, इसमें हम लोग देखे थे पेमेंट बैंक। जो पेमेंट बैंक होते हैं, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, ठीक है, और जो लोकल एरिया बैंक होते हैं, लोकल एरिया बैंक, ये सारे बैंक बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ये सारे बैंक इस लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जिनको कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये जो बैंक है, ये बैंक सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री बैंक है। ये क्या करते हैं कि बैंकिंग सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये बैंकिंग सिस्टम को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से बेसिकली बैंक भी नहीं होते हैं। ठीक है, ये बस कुछ ही पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली जो स्ट्रक्चर है बैंकिंग सिस्टम का, वो है। सबसे ऊपर में कौन बैठा हुआ है, आरबीआई, एंड सबसे नीचे में कौन बैठा हुआ है, जो हमारे स्पेशलाइज्ड बैंक और नीड्स बैंक है। ठीक है,
अभी देखो जब आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं, जब गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एक अपने दिमाग में कन्फ्यूजन आता है कि सर ये आरबीआई इतना पावरफुल क्यों है गवर्नमेंट से भी ज़्यादा? तो हम लोग आरबीआई वर्सेस एक बार गवर्नमेंट भी कर लेते हैं, ताकि एक क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, ताकि आप कभी कन्फ्यूज़ ना हो। ये ना बहुत ही कॉमन ट्रैप है। इसमें ना बहुत कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाया दिया जाता है यूपीएससी में कि लोग समझ नहीं पाते हैं और गलत कर देते हैं। देखो, हम ना हर एक एस्पेक्ट में देखेंगे कि कहाँ पे आरबीआई पावरफुल है, कहाँ पे गवर्नमेंट पावरफुल है। ये समझ जाओगे तो फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ जाओगे। चलो हम लोग एस्पेक्ट वाइज़ देखते हैं। एक एस्पेक्ट लिखते हैं, इधर आरबीआई लिखते हैं और इधर गवर्नमेंट लिखते हैं, ठीक है? और समझते हैं। जैसे देखो, अगर बैंक को रेगुलेट करने की बात आएगी, ठीक है? जब रेगुलेट करने की बात आती है, तो यहाँ पे आरबीआई के पास पावर होता है, ना कि गवर्नमेंट के पास, ठीक है? जब हम करेंसी इश्यू करते हैं, ठीक है? करेंसी इश्यू कर रहे हैं, इसमें भी क्या नोट्स इश्यू कर रहे हैं जब, तब आरबीआई के पास पावर होता है, गवर्नमेंट के पास नहीं। लेकिन जब बात आती है कॉइन्स की, तो हम क्या देखते हैं? गवर्नमेंट के पास पावर होती है, आरबीआई के पास नहीं होती, ठीक है? इसके अलावा क्या है? हम इसमें देखेंगे जब पीएसबी की बात होती है, पब्लिक सेक्टर बैंक की बात होती है, इसका जो ओनरशिप होता है, ठीक है? वो किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास। और आरबीआई के पास क्या होता है? ओनली रेगुलेशन, ठीक है? आरबीआई के पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन, ओके? अब देखो एक और, ये क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। जब मॉनेटरी पॉलिसी की बात आती है, तब यहाँ पे हमें आरबीआई पावरफुल दिखता है और गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती है। लेकिन जब बात आती है फिस्कल पॉलिसी की, अभी इन सब के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये सब होता है क्या है सर, ठीक है? अब ये फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात आएगी, तो आरबीआई के पास कोई पावर नहीं है। पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, ठीक है? और वो क्यों है? ये चीज़ हम समझेंगे। और ये जो हम लोग यहाँ पे टेबल बना के देख रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इस टेबल से ना अभी तक नहीं भी तो 3 से 4 स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आ चुके हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से करना है एंड इसको बहुत ध्यान से पढ़ के समझना है, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है ना, इन सब चीज़ों को जब हम समझते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट आता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है? और ये अभी ही क्यों आया? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कि सर ये सीबीएस क्या है? देखो, सीबीएस ना कोई बैंक का टाइप नहीं होता है। सीबीएस क्या होता है? बेसिकली एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। क्या है? टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। और ये क्या करता है सर? देखो इसके बारे में भी बात करेंगे। सीबीएस क्या है? सीबीएस बेसिकली एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्या होता है कि आप कहीं भी बैठे रहो, ठीक है? आप किसी भी जगह बैठो, रियल टाइम ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, रियल टाइम बैंकिंग एक्सपीरियंस पॉसिबल है, ठीक है? इससे इसमें क्या हो रहा है? सीबीएस में हम क्या देख रहे हैं? बैंकिंग पॉसिबल एनीवेयर, ठीक है? और क्या देख रहे हैं? रियल टाइम हो रहा है, रियल टाइम ट्रांजैक्शन। इसके अलावा इसने क्या किया? जब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आया, तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के आने से फायदा क्या हुआ? ठीक है? देखो, इसने क्या हुआ ना कि जो पहले के टाइम पे ब्रांच बनाए जाते थे, अलग-अलग एरियाज़ में बहुत सारे ब्रांच बनाए जाते थे, बैंकिंग ब्रांच। तभी क्या होता था कि फाइनेंशियली लोगों को इंक्लूड किया जा सकता था। अब इसने क्या किया, जब से कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आया है, ये जो ब्रांच बैंक है ना, ब्रांच सिस्टम है ना, ब्रांच, इस ब्रांच बैंक को क्या किया? नेटवर्क में चेंज कर दिया। नेटवर्क बैंकिंग में चेंज कर दिया। आज के टाइम पे आप ना मुंबई में कोई बैंक अकाउंट खुलवा लो, आपको कभी दोबारा मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। आप घर पे बैठे-बैठे फ़ोन पे, व्हाट्सएप के थ्रू अपने बैंक को ऑपरेट कर पा रहे हो। ये सब क्यों हो पा रहा है? ये सब हो पा रहा है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के कारण, ठीक है? अभी देखो क्या है ना कि अगर आपसे कोई पूछ दे, ये जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है, कोई स्पेशलाइज़्ड बैंक है? नहीं ना, स्पेशलाइज़्ड बैंक कैसे हो सकता है? स्पेशलाइज़्ड बैंक में क्या देखा हम लोगों ने? पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, ये सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं टू द बैंकिंग सिस्टम। ये बैंक को रिप्लेस नहीं कर रहा है।
ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। उसी तरह से हमारा जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, ये बस एक टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे बैंकिंग पॉसिबल है कहीं से भी, रियल टाइम ट्रांज़ैक्शन कर पा रहे हो आप, ठीक है? चलो, यहाँ तक समझ में आ गया। हम ये समझ गए कि ये कैसे ब्रांच बैंक सिस्टम को एक नेटवर्क बैंकिंग में कन्वर्ट कर देता है, नेटवर्क बैंकिंग में इवॉल्व कर देता है, ठीक है? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या-क्या देखा? आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि बैंक इकोनॉमीज़ में इंटरमीडिएटरीज़ का रोल कैसे प्ले कर रहे हैं। उनका काम सिर्फ़ यहाँ पे पैसा देना नहीं है, उनका काम क्या है? यहाँ पे जितने भी बैंक हैं, उन सबको रेगुलेट करना। उनका काम है आरबीआई का जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम का बैकबोन बन जाना, ठीक है? और हमने क्या देखा कि बैंकिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इकोनॉमी के लिए। और यही सिस्टम को समझना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, जो आप या तो डायरेक्ट आएँगे या तो स्टेटमेंट्स में आएँगे। तो आप उन स्टेटमेंट को कैसे समझोगे, उस स्टेटमेंट को कैसे कवर अप करोगे, ये इसी से पॉसिबल है। तो इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको ये टॉपिक बहुत ईज़ी लगेगा, ठीक है? अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आरबीआई और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे आरबीआई और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी इस बैंकिंग सिस्टम को कैसे चला रही है, ठीक है? चलो।